गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज़ इकोसिस्टम? ये ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं, राइट? तो वो इकोसिस्टम था। हमने टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ा था, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। आर्टिफिशियल को मैन मेड भी कहते हैं, राइट? And then we studied about food chain. We studied about different level in food chain, जिसे आप ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं, जो कि होता है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो फिर हमने देखा था कि इसमें ट्रॉफिक लेवल हमने देखा था कि जो भी कंज्यूमर होता है वो भी कितने तरह का होता है, लाइक ऑमनीवोर्स, कार्निवोर, लाइक दैट। फिर हमने देखा था ऑटोट्रॉप्स, है ना, जो अपना खाना खुद बनाता है। एंड देन 10% एनर्जी लॉ, कैसे हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी पास होता है वो only 10% of energy is transferred from one trophic level to another। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूसर में होता है क्योंकि अपना खाना वही खुद बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। 90% एनर्जी वो खुद यूज़ करता है। प्रोड्यूसर कितना परसेंट ऑफ सनलाइट यूज़ करता है? जस्ट 1% ऑफ सनलाइट यूज़ करता है। तो इस 1% से जितना एनर्जी वो बनाता है, अगर हम उसको 100% मान ले तो 90% जो एनर्जी है वो उसे यूज़ करता है अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए। और 10% एनर्जी जो वो स्टोर करता है वही एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र होती है। ओके, सो दिस इज 10% लॉ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द अपराइट पिरामिड, जिसे अपस्टैंडिंग पिरामिड भी बोलते हैं, क्योंकि ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। इट विल बी ऑलवेज लाइक दिस। अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसर जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा कंपेयर टू द कंज्यूमर, बैलेंसिंग नेचर की वजह से। ओके, सो 10% लॉ। फ्लो ऑफ द एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि प्रोड्यूसर ही हमेशा खाना बनाएगा, कंज्यूमर कभी नहीं। सो इट विल ऑलवेज बी फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। उसके बाद जब वो मर जाएगा तो डिकम्पोजर जब डिकम्पोज कर देगा वो सॉइल में जाएगा, अगेन बैक टू द प्रोड्यूसर। So this is a chain and it is always unidirectional. It will flow of energy is in one direction. Okay, so in today's class we will be studying about food web. हमने फूड चेन में देखा था कि who eat whom, वो स्ट्रेट चेन था जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही फूड सोर्स था। जैसे कि हमने ग्रास में देखा था या गार्डन में देखा था कि ग्रास होता है, फिर कैटरपिलर होता है, फिर इंसेक्ट होता है, फिर रैट होता है या स्नेक होता है। आप कुछ भी ऐसा फूड चेन एक ले सकते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म का एक ही फूड सोर्स था, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट a person is surviving only on just one food, one type of food. So इसका मतलब ये है कि उस फूड सोर्स पे बहुत बर्डन जा रहा है क्योंकि वो उसके अलावा वो कुछ खाता नहीं है। दूसरा ये है कि अगर वो फूड सोर्स हम एलिमिनेट कर देते हैं देन पर्सन विल डाई, सर्वाइवल चांसेस इज रिड्यूस्ड, विच कैन नॉट हैपन, क्योंकि फिर नेचर में डिसबैलेंस हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा बैलेंस रखना चाहिए बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड टाइप ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ऑप्शन है कि वी कैन ईट वेराइटी ऑफ थिंग, तो किसी एक जो हमारा प्रे है उस पर बर्डन कम पड़ेगा, तो उसके चांसेस ऑफ जो एक्सटिंक्शन है वो भी कम रह जाएगा और हमारे पास चांसेस ऑफ सर्वाइवल हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ये है ग्रास, देन इंसेक्ट, देन रैट एंड स्नेक। ओके, सो दिस इज वन फूड। अगर रैट सिर्फ इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो अगर इंसेक्ट ड्यू टू एनी केस कुछ डिजीज़ की वजह से या किसी वजह से भी वो पर्टिकुलर इंसेक्ट जिस पे रैट डिपेंड होता है, अगर वो गायब हो जाता है तो रैट विल ऑल्सो डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि
स्नेक का फूड रैट के ऊपर डिपेंड करता है, वो सिर्फ रैट को ही कंज्यूम करता है, इसके लिए स्नेक विल आल्सो डाई। तो यहाँ पे एक पूरा लिंक ही गायब हो गया है, विच इज एक्सटिंक्शन। इसे क्या कहते हैं? एक्सटिंक्शन हो जाना, जो कि सही नहीं है। इसके लिए नेचर में फूड चेन के बदले फूड वेब ज़्यादा इफेक्टिव। वेब मतलब जाल, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारा ऑप्शन है कि वो बहुत सारे चीज़ों को कंज्यूम कर सकता है, एंड दैट इज नोन एज फूड वेब। फॉर एग्जाम्पल, रैट जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ इंसेक्ट को खाए, इट कैन ईट मैनी थिंग, इट कैन ईट ग्रेन्स। For example, snake, not necessarily rat, it could eat lizard, it could eat anything. So, food web provide an option, जहाँ पे अगर कोई एक चीज़ गायब हो जाता है तो दूसरा ऑर्गेनिज्म इसकी वजह से थ्रेटन नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ अनदर ऑप्शन। सो दैट्स वाई फूड वेब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपेयर टू द फूड चेन। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फूड वेब एंड फूड चेन? इट इज कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड. Okay, so let's write the definition of food web. So what is food web? It is made up of various food chains. So it is interconnected network of food chains, just not one food chain. Food web is made up of multiple food chains combined together. So it is interconnected network of food chains which link various species of ecosystem. Okay, so this is food web. So it is interconnected network of food chain which link various species of ecosystem. Now we will be writing the difference between the food chain and food web. Food chain, food web. Always write difference between like this only. Never write difference between like you write in paragraph के पहले food chain का पूरा लिख लिया food web का. Should always write like this. Okay, so what is food chain? It is transfer of energy from one trophic level, या from lower trophic level to the higher trophic level. It is made up of multiple food chain. दूसरा, one organism has only one food source. यहाँ पे मल्टीपल. दूसरा, ये कॉम्पिटिटिवनेस एंड अडाप्टिवनेस दोनों को बढ़ाता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अडाप्टिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है. चांसेस ऑफ अडाप्टिबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पे अगर एक ऑर्गेनिज्म गायब हो जा रहा है तो दूसरा वाला मर जाएगा, तो वहाँ पे अडाप्टेशन का रोल ही नहीं आता है. यहाँ पे क्या है, चांसेस ऑफ अडाप्टिबिलिटी इंक्रीजेस. देयर इज less chances of adaptability. यहाँ पे there is, you do not like the way I am writing, please you write whole sentence that there is chances of adaptability. Next, there is
chances of extinction. And there is no chances of extinction. Okay, so these are difference between the food chain and food web. So please note it down. Now ये एक topic we have covered. Now the next topic is biomagnification. Now biomagnification क्या होता है? Again it is related to the trophic level only. बायो मतलब लाइफ, मैग्निफिकेशन मतलब कि कुछ चीज़ अमाउंट पे ज़्यादा बढ़ जाना. अब ये किसकी बात कर रहा है? तो बायो मैग्निफिकेशन अगर मैं डिफाइन करूँ तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी केमिकल किसी भी हार्मफुल केमिकल का अमाउंट एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में बढ़ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन. सो आई नो कि डेफिनेशन बोलने के बाद समझ में नहीं आया होगा. सो लेट्स जस्ट नो इट बाय एग्जांपल. इमेजिन देयर इज़ वन पॉन्ड. ओके, अब पहले उस पॉन्ड में देयर आर फिशेस, देयर आर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट, देयर आर लार्ज फिशेस, देयर आर सम फाइटोप्लैंक्टन्स ऑल्सो, क्योंकि अगेन पॉन्ड है तो फाइटोप्लैंक्टन से बिना लाइफ नहीं होगा. सो दीज आर अ कंप्लीट इकोसिस्टम ना. जहाँ पॉन्ड है उसके बगल में एक खेत भी है, देयर इज़ अ फील्ड. अब उस फील्ड में फार्मर जो है वहाँ पे जो भी प्लांट ग्रो हो रहा होता है उस पर पेस्टिसाइड अप्लाई करता है. तो उसने पहले पेस्टिसाइड डाला ताकि यहाँ पे जो भी इंसेक्ट है उसे अटैक ना करे, अपना यील्ड बढ़ाने के लिए. फिर जब वो पानी डालता है उस प्लांट पे तो जो भी पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है या फर्टिलाइजर के अंदर जो हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होता है वो पानी की वजह से रन ऑफ हो जाता है पॉन्ड के अंदर. तो प्लांट के अंदर का जो भी पेस्टिसाइड था उसका सम अमाउंट पॉन्ड के अंदर जाता है. राइट ना, लेट्स स्टडी इन दिस वे. नेक्स्ट टॉपिक इज बायो मैग्निफिकेशन. फर्स्ट राइट द डेफिनेशन. Increase in harmful chemical, increase in amount of harmful chemical from lower trophic level to higher trophic level in an ecosystem is known as biomagnification. So this is definition of biomagnification. Okay, so this topic is very important. सर कई बार एग्जाम्पल के साथ पूछता है व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. तो हम वहाँ पे जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो पॉन्ड का ले रहे हैं. ओके, दिस इज पॉन्ड. नाउ ये हमारा फील्ड है. ओके, सो नाउ यहाँ से पेस्टिसाइड कहाँ जाता है? पॉन्ड के अंदर. ओके, अब पॉन्ड के अंदर लेट्स जस्ट से स्मॉल स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स हैं, स्मॉल इंसेक्ट. वो इंसेक्ट ने पॉन्ड का पानी पिया है तो उसके अंदर वो पेस्टिसाइड जाएगा क्योंकि पेस्टिसाइड इसके अंदर रन ऑफ हो चुका है ना. ये इंसेक्ट किसी हाई ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म से कंज्यूम करता है, लेट्स जस्ट से स्मॉल फिश. अब ये वाला जो स्मॉल फिश है वो सेम पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है तो उसने सेम पानी पिया होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी पेस्टिसाइड प्रेजेंट है. लेकिन जब उसने ये स्मॉल इंसेक्ट को कंज्यूम किया तो उसके अंदर ऑलरेडी पॉन्ड में जो पेस्टिसाइड प्रेजेंट है वो तो है,
बट साथ में ही जो इंसेक्ट के अंदर पेस्टिसाइड प्रेजेंट है वो भी गया है। तो मान लो अगर इसके अंदर 15 पार्ट मिलियन प्रेजेंट है तो इसके अंदर भी ये बढ़ के लेट्स जस्ट से 40 पार्ट पर मिलियन चला गया, अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड बढ़ गया। अब ये स्मॉल फिश को सेम पॉन्ड में कोई लार्ज फिश कंज्यूम करती है, अब वो भी सेम वाटर में है तो उसके अंदर ऑलरेडी से पेस्टिसाइड प्रेजेंट है, और जब उसने स्मॉल फिश को कंज्यूम कर लिया तो उसके अंदर पेस्टिसाइड जो ये इंसेक्ट का है वो भी गया, इस फिश का गया और ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो लेट्स जस्ट से दिस इज 60 पार्ट पर मिलियन। ना जब ये पॉन्ड से फिश को बाहर निकाला गया, मार्केट में गया, किसी ने खरीदा और उस एक्स पर्सन ने कंज्यूम किया, तो उसके अंदर इन सब के हिस्से का जो है वो जाएगा। पर हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, अब वो इंसान जो है वो टेरेस्ट्री में है, पॉन्ड में नहीं है। तो यहाँ पे इस पूरे को क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन, जहाँ पे अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल से जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल में जाता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ दिस इज बायोमैग्निफिकेशन, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल इशू एंड ओजोन लेयर। सो एनवायरमेंटल इशू में आपके बुक में दो टॉपिक है, एक तो है गार्बेज डिस्पोजल की, जो भी कचरा होता है उसे हम डिस्पोज कैसे करते हैं, और एक है ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। अब ओजोन लेयर जो है, पहले बात तो वो होता क्या है, तो ओजोन ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। अब ओजोन क्या है, इट इज अ लेयर, किसका लेयर, O3, नॉट O2, इट इज O3, इट इज लेयर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर होता कहाँ पे है, ये 50 to 40 किलोमीटर सी लेवल से अबव। सो इट स्ट्रेटोस्फियर कहाँ प्रेजेंट होता है, 15 to 40 किलोमीटर अबव सी लेवल, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछा है कि ओजोन लेयर कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फियर, कितना ऊपर, 15 to 40 किलोमीटर अबव सी लेवल, ओके। नाउ ये इतना ऊपर क्यों प्रेजेंट होता है, नीचे क्यों नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि ओजोन अगर जमीन पे प्रेजेंट है, लैंड पे प्रेजेंट है, सो इट इज पॉइजन फॉर द पर्सन, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड, ओके, नॉट बिलो द ग्राउंड। नाउ हाउ इट इज मेड, सो व्हेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी रेडिएशन के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब इंटरैक्ट करता है तब ये बनाता है फ्री रेडिकल, ऐसे सिंगल सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये जो सिंगल O मॉलिक्यूल है, ये जो है रिएक्ट करता है दिस O प्लस O2 combine together to form O3 molecule, which is known as ozone. So this is how ozone layer is formed. Now why we are studying it, I know you are aware about it, that ozone layer is very important. ये बनता, it is very ironic because it is made with the help of UV radiation and it prevent UV radiation to reaching to the earth. जिससे बनता है ये उसी को रोकता है कि अर्थ तक ना आए। So what is significance of ozone layer? It prevent UV radiation from
prevent entrance of UV radiation to the ground. Now why? Why it is so important कि ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को अर्थ तक या ज़मीन तक ना पहुंचने दे, बिकॉज यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे डीएनए को अल्टर करने की कैपेसिटी रखता है. जब वो स्किन के अंदर जाता है वो डीएनए को अल्टर कर देता है और कई सारे ऐसे जो जीन हैं जो एक्टिवेट कर देता है और उन जीन की एक्टिवेशन होने की वजह से चांसेस ऑफ कैंसर बढ़ जाता है. सो नॉट ओनली इन द ह्यूमन बीइंग, टू द एनिमल्स ऑल्सो एंड टू द प्लांट ऑल्सो. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूवी रेडिएशन जो है वो हमारे तक ना पहुँचे. और सो कौन प्रिवेंट करता है? ओजोन लेयर. सो harmful effect of UV radiation. It causes skin cancer. तो अगर आप it can alter our genetic, it can alter नहीं, it does alter, sorry, it alter, it changes DNA. Okay, so now this is again we finished another topic, that is ozone depletion. So ozone layer stratosphere में present होता है, made up of O3 molecule with the help of UV radiation. Okay, and now यही UV radiation को भी prevent करता है ताकि अर्थ तक ना पहुँचे, क्योंकि UV radiation ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल एंड प्लांट के लिए हार्मफुल होता है as it has capacity to alter the DNA. Okay, so this is second last topic. Now last topic is garbage disposal. जो भी कचरा है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है. तो हमें पता है कि आज नाउअडेज सो मेनी कैंपेन इज गोइंग ऑन. तो कचरा दो तरह का होता है, एक गीला एंड एक सूखा. तो वो तो एक बेसिक है. उसके अलावा भी देयर आर, फॉर एग्जांपल अगर सूखा भी कचरा तो उसमें भी क्लास होता है कि मेडिकल की चीज़ें हैं या सिर्फ प्लास्टिक है. तो हर चीज़ को डिस्पोज करने का अलग तरीका होता है. जैसे कि एक लैब में अगर कोई इंसान काम कर रहा है, जैसे नाउ कोरोना वायरस, इट्स अ वेरी डेडली वायरस. सो इफ द पर्सन इज डूइंग रिसर्च, तो जो भी इक्विपमेंट उसमें यूज़ हुआ है, एक बार जब वो उसको स्टेरलाइज करना है या जब आप उसे डिस्पोज करने जाते हैं तो आप इसे रैंडमली ऐसे ही ज़मीन में नहीं फेंक देते हैं. देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ इंसिनरेशन, जहाँ पे आप डायरेक्टली बर्न कर देते हैं. क्योंकि इतना सारा जो कचरा हर रोज़ जनरेट होता है, उन सब के लिए ज़मीन में डंप करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं प्रेजेंट है. लैंड फिलिंग, दैट इज़ देयर इज़ नो दैट मच अमाउंट ऑफ स्पेस इज़ नॉट अवेलेबल. तो आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को बर्न कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है. तो दैट इज़ नोन एज इंसिनरेशन, दैट इज़ बर्निंग ऑफ गार्बेज. सो दैट इज़ गार्बेज डिस्पोजल. सेपरेट रखना, you know this is a general thing and you will be studying it again in the next chapter, जहाँ पे biodiversity conservation वाला. So now we have finished our environment.